सर आप थोड़ा और क्लोज आ जाइए हो सके तो, और क्लोज आ जाइए हो सके तो, जितना हो सके। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। चलिए श्री गणेश जी का नाम लेके शुरू करते हैं। बस 2 मिनट। हाँ, जय देवभूमि। We are live now. Sir, we are live now. We shall start. Yes, we should start. Thank you so much. Thank you, sir. Welcome everyone. Today on this forum, Forum for Uttarakhandi Professionals, which we have started for professionals from Uttarakhand, mainly जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, एडवोकेट्स हैं, जो टैक्सेशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। ये हमारा प्रयास है कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए जो अपने आप में बहुत सशक्त हो और अपनी प्रोफेशनल कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन के अलावा हम लोग उत्तराखंड एज ए कम्युनिटी को भी कंट्रीब्यूट कर पाए किसी भी तरीके से। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं और ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि उत्तराखंड से सीए कोर्स को क्वालिफाई करने वाले इनिशियल लोगों में से हैं, जिनकी गिनती शायद पहले या दूसरे नंबर पे आती होगी। सर उसके बारे में कंफर्म कर देंगे। मैं आपके बीच में आज स्वागत करता हूं डॉक्टर DS रावत जी का, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिनकी किताब आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर भी पढ़ी होगी, जो ना ही दिल्ली में पूरे कंट्री में पढ़ी जाती है बाय स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। एंड सर ने PhD भी करी है IFRS में। अब मैं ये सर का ब्रीफ बैकग्राउंड था। अब मैं सर को इनवाइट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, जो लोग हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं उनके। सर। थैंक यू प्रदीप। बैकग्राउंड तो हमारा जो है जैसे और लोगों का होता है, इस हमारे उत्तराखंडियों का सबका एक जैसा ही बैकग्राउंड है। मैंने जो है अपने 8th क्लास तक जो है अपने गांव के स्कूल में पढ़ा था। शंकरपुर है हमारा गांव का नाम, गौला बिचला है, और शंकरपुर में पढ़ा था 8th तक। इनफैक्ट 5वीं तक तो हमारे गांव में स्कूल था। उसके बाद थोड़ा ही 2-3 किलोमीटर दूर जाके शंकरपुर पड़ता है, तो वहां पर पहली बार बना था जूनियर हाई स्कूल। इनफैक्ट हम 3 साल तक तो वो इसको स्कूल के ही बनाते रहे। वहां तो स्कूल का कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं। जैसे गांव में होता है ना कि एक टेम्पररी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। जी, और जी, वो गांव वो जो होता है ना फड़े वो उसके ऊपर कवर था, वो पक्का स्ट्रक्चर नहीं था, तो वहां बैठते थे हम। तो उसके बाद एक बिल्डिंग बना रहे थे, तो बिल्डिंग में हम जो पत्थर जो है सुबह से शाम तक पत्थर वहां से लाते थे और उसको वो बिल्डिंग बना रहे थे। इनफैक्ट 3 साल तक हमने थोड़ा पढ़ा भी और ज्यादा काम जो है वो बिल्डिंग बनाने का किया। तो 8वीं तक वहां पढ़ा। उसके बाद मैं जो है क्योंकि वहाँ 8 तक ही था, तो 9th 10th करने के लिए हमारे यहाँ से लगभग शायद 8-10 किलोमीटर होगा, हल्दू खाल है एक, नैनी डांडा के आसपास वो जगह है हल्दू खाल। तो वहां पर गया, 9th 10th मैंने वहां से पढ़ा। तो उस वक्त शुरू में जो है 9th 10th वहां भी शुरू ही चल रहा था, बट मैंने किया वहां से 2 साल 9th 10th किया। रोजाना हर हफ्ते हम वहां जाया करते थे। सैटरडे शाम वक्त घर आ जाते थे 8-10 किलोमीटर चल के, और संडे शाम वक्त फिर हम अपने स्कूल में जाया करते थे और 5-6 दिन वहीं रहते थे। फिर ऐसे ही हमेशा चलता रहता। अपना एक हफ्ते का राशन हम ले जाते थे घर से, और राशन वहाँ उनको दिया किचन वालों को, तो वहाँ वो उसको बनाते थे, हमको खिलाते थे। तो 2 साल तक यही क्रिया चलती रही और हमने वहाँ 10वीं पास किया। और मैं उस वक्त हल्दूखाल डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वहां पर 9th जो चली थी उस वक्त वहाँ कोई साइंस साइड नहीं थी, केवल आर्ट्स ही होता था। ये कौन से ईयर की बात है सर? ये 72 में मैं हल्दूखाल गया था।
जी 72 हाँ 72 मैंने 8th किया, तो 73 और 74 में मैं हल्दुकाल में 2 साल 9th-10th की थी। तो उस वक्त कोई वहाँ मतलब केवल आर्ट साइड ही होती, तो आर्ट साइड ही हमने पढ़ी थी वहाँ पे। अदरवाइज यूपी में पहले से 9th से ही वो आर्ट साइड, साइंस और वो अलग अलग हो जाती थी, कॉमर्स। तो वहाँ हमने पढ़ा, हमारा 10th में रिजल्ट आया था, तो वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में मैं, मेरा पहला नंबर था वहाँ पर, जितने 10th क्लास में। डिस्ट्रिक्ट मतलब जो नैनडांडा, जो पूरा वो हमारा जो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें पहला नंबर था। इनफैक्ट मेरे फर्स्ट डिवीजन आने में 1 नंबर कम था, 299 थे 300 में से, पर लेकिन उन्होंने मेरे को फर्स्ट डिवीजन दी थी और फर्स्ट था मैं उस डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके बाद मैंने जो वहां से, एक मिनट, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। ले लीजिए। तो उसके बाद जो है वहां पर है, तो 74 मैं, हम वहां से फिर बात पास हो गए, पर उसके बाद फिर क्वेश्चन वही दिमाग में था कि आप कहाँ पढ़े, क्योंकि उसके बाद तो फिर वही सेम कहीं स्कूल था नहीं हमारे यहाँ पर। वो इनफैक्ट रिसोर्सेज भी कम थे। हाँ, मेरे को अभी तक याद है, रिजल्ट आया था, मेरे अच्छे नंबर भी आए थे, लोग बोलते बढ़िया है ये करते, पर मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था मैं पढ़ूंगा कहाँ से, इसके बाद कोई स्कूल है ही नहीं यहाँ पे। और कहीं पर, वहां पर रामनगर था, वहां पर 11th-12th पर रामनगर जाने के लिए इतने पैसे नहीं थे, मतलब जो वहां पर कर सके, मतलब हर महीने मतलब अलग खाना, अलग रहना, होटल में रहना, वहां फिर इतना पैसा नहीं था। पर अल्टीमेटली मेरे फादर ने जब देखा कि ये बहुत ही उदास है, डिसअपॉइंटेड है कि ये पढ़ेगा कैसे, तो उन्होंने किसी तरह से इधर उधर से जो भी किया, उन्होंने मेरे को वहां रामनगर में ले गए और वहां भर्ती कराया। और उस भर्ती टाइम की ये जब वो हायर एजुकेशन की तरह समझ लीजिए, 11th-12th मतलब हायर एजुकेशन। और मैं वहां गया, मतलब जुलाई के महीने की बात है, जब वहाँ नया सेशन शुरू होता है ना, तो उन्होंने, हमने बोला भाई, उन्होंने, मैंने कहा मैं कॉमर्स लूंगा, तो उन्होंने मेरे को कहा कि कॉमर्स नहीं मिल सकती, आपके तो 9th-10th में आर्ट्स साइड थी, तो हम कॉमर्स नहीं देंगे आपको, वैसे आर्ट्स में लेना एडमिशन तो ले लो। तो वहां पर कोई हमारे जानने वाले थे, वो काफी वहाँ इन्फ्लुएंशियल बंदे थे, तो वो गए, वो प्रिंसिपल के बाद, क्यों नहीं दोगे आप इनको कॉमर्स, ये देखो उस डिस्ट्रिक्ट में पहला, मैं इनफैक्ट मेरे को वहां से फिर वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से स्कॉलरशिप भी उन्होंने ग्रांट की थी। तो इस वजह से हम जो है रामनगर आ गए पढ़ने के, कि भी इतना पैसा तो वहां से भी मिलेगा। तो उन्होंने लड़ झगड़ करके हमको कॉमर्स में एडमिशन दिला दिया। अब शुरू हुआ, तो क्या हुआ, क्या कि वो उन्होंने तो पहले से पढ़ा हुआ था, वो डेबिट क्रेडिट पढ़ते रहते थे। हम पहले दिन क्लास में गए तो हमारे को तो कुछ भी पता नहीं था क्या है ये डेबिट क्रेडिट, और वो जो पढ़ाने वाले थे अकाउंटेंसी, और वो तो ये मान के चलिए सब कॉमर्स से आए हुए हैं, हमारे को कुछ समझ में ना आए। पर उनको ये पता था कि इसकी फर्स्ट डिवीजन है, ये वहां से आया हुआ है, और ये उस डिस्ट्रिक्ट, इसको स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो वो, पर उसको ये नहीं पता था इसने कॉमर्स नहीं पढ़ी है। अच्छा। मैं आप भी बताऊं सर, वहां पर वो टीचर जो है, मेरे को अभी भी याद है, मतलब वो पता नहीं क्यों मेरे को हर टाइम क्वेश्चन पूछता था, और मतलब एक प्रकार से मेरा मतलब ह्यूमिलेशन होती थी बहुत ज्यादा, और हमेशा यही बोलता था तुमने जाली कैसे पास कर दिया, इतने नंबर कहाँ से आ गए तुम्हारे तो तो उसके बाद वो 6 मंथली एग्जाम होते हैं, तो मैं साहब बड़ी मुश्किल से धक्के मार के पास हुआ अकाउंटेंसी, क्योंकि पता ही कुछ नहीं था। तो 4-5 महीने बाद इम्तिहान हो गए, तो हमको कुछ पता नहीं था, बड़ी मुश्किल से किया। पर फिर मेरे को हमेशा है कि मेरे फादर इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, मैंने कुछ गलत कर दिया, मतलब हर टाइम ये दिमाग में रहता था जी। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं करूंगा इसको, अरे और पढ़ सकते थे, मैं क्यों नहीं कर सकता। जी। तो वहां पर लोगों का ये था, रामनगर में आपने देखा होगा, कोई जाएंगे तो वहां पर थोड़ा सा ये जो पहाड़ी लोग हैं और ये जो बनिए है ना, उनमें थोड़ा कुछ वो रहता है जी। एक प्रकार से कॉम्पिटिशन ग्रुप सा वाइज ही है। जी। जी। हाँ, जी। भी होता है। और वो एक्चुअली कॉमर्स में सारे लोग जो है बेसिकली ये बिजनेस क्लास या बनिए लोग रहते थे, हम भी थे 1-2 पहाड़ी, उसमें कोई जाता नहीं था उसमें कॉमर्स में, क्योंकि बैकग्राउंड होती नहीं थी। तो फिर काफी बोलते, फिर उसके बाद सब एनुअल एग्जाम हुआ,
एनुअल एग्जाम में शायद मेरे क्लास में सबसे ज्यादा नंबर थे मेरे, मतलब अकाउंटेंसी में शायद उस टाइम 120 मार्क्स का होता था फाइनल, 80 नंबर का जो है 6 मंथ में था, 120 में 118 थे। और वो बंदा जो है, जो टीचर हमको पढ़ाता था, वो कहते इसको हो क्या गया। जब मैं वहां गया दोबारा से, कहते इसके मतलब आपने क्या किया है ऐसा, हमको तो कुछ भी नहीं आता। तो और उसी ने नंबर दिए, मतलब 118 उसी ने दिए, कहता कैसे हो गया है। तो उसके बाद तब लोगों को पता चल गया यहाँ पर कोई यहाँ का है बंदा। फिर वो सारे लोग जो मेरे पीछे रहते थे सबके यहाँ। तो मैंने 12th की थी जी वहां से, वहां भी मेरे मतलब उस टाइम भी फर्स्ट डिवीजन आए थे। और वो रामनगर में पहला बंदा था जिसके कॉमर्स में फर्स्ट क्लास आई थी मेरी। तो वहाँ उनके लाइब्रेरी में लिख रहे थे, तो वहाँ मेरा नाम लिखा हुआ था फर्स्ट डिवीजन का। कॉमर्स में ये बंदा है 70, मतलब 76 की बात है, 1976 की। तो उसके बाद फिर वही बात है, अब क्या कर रहा हूँ, 12वीं भी कर दी। वहाँ कॉलेज नहीं होता था रामनगर में, उस पर शुरू हुआ था कुमाऊं यूनिवर्सिटी। फिर हमने कहा भी अब क्या करें, फिर घर आ गए। फिर सोचते रहे करें तो करें, अब क्या करें। तो फिर यहाँ पर हमारे यहाँ दिल्ली में ना चाचा जी रहते थे। तो मेरे पिताजी ने बोला भाई ये तो कहता मैं पढ़ूंगा, तो पढ़ूंगा तो इसको तुम अपने पास वहां जाके क्या करोगे, कैसे मतलब करोगे। तो वो बेसिकली जो ये यहाँ पर मंगोलपुरी है ना, रिसेटलमेंट कॉलोनी, जी सर, बहुत पहले की बात है। जब ये मतलब मैं आ गया था 76 में यहाँ। वो कॉलोनी बनी थी 75 में, जब ये इमरजेंसी लगी थी। तो इसने संजय गांधी ने बनवाई थी। ये सब लोगों को जो है वहां फेंक दिया था, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे उनको प्लॉट देते थे। तो बनाए भी ढंग से नहीं था वहां पर ना, वैसे भी टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। वहां लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था। पर मेरे पिताजी ने यहाँ भेजा, कहता वहां पढ़ लो। अब यहाँ पहले यहाँ एडमिशन क्लोज हो गए थे स्कूल, यहाँ कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले हो जाते थे जी। तो मैं तो अगस्त में पहुंचा यहाँ पर। तो कोई डीएवी कॉलेज में मेरे चाचा जी मेरे को कोई उनके प्रिंसिपल को थोड़ी जानते थे, तो वहां ले गए। उन्होंने कहा जी एडमिशन तो बंद हो गए। पर उन्हें नंबर देखा, उन्होंने कहा नंबर तो तुम्हारे बढ़िया है। चलो उन्होंने किसी तरह से मेरे को वहां पर देखा, बैकग्राउंड पूछा सब कुछ, तो उसने एडमिशन दे दिया। जो उन्होंने वो भी एक्चुअली उसके थे, आर्य समाजी होते हैं ना। और एक तो ब्रह्मचारी आदमी था, एक मोहनलाल जी थे प्रिंसिपल। तो उन्होंने कहा बेटा तुम पढ़ो, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए ना वो मैं दूंगा। तो वो ये जो आर्य समाजियों का कॉलेज है, वहां बहुत लोग थे जो स्कॉलरशिप दिया करते थे। उस प्रिंसिपल ने मेरे को पता नहीं 3-4 बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडस्ट्री से स्कॉलरशिप दिलाई थी। तो उस वक्त ये लगाओ साहब, मैं 76-77 की बात कर रहा हूँ आपको, उस वक्त 700-800 रुपए महीने मेरे को स्कॉलरशिप मिला, उसने दिला दी। कहता अब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम पढ़ो, किताबें हम आपको देंगे। लाइब्रेरियन को बोला जो किताबें मांगेगा उसको दे देना, ये मत बोलना कहाँ ले जा रहा, घर में ले जाए, ठीक है। तो हमने वहां पढ़ा। तो उसमें हम बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लिया। बीकॉम ऑनर्स उस टाइम हम तो वहां से 12th करके आए थे ना यहाँ पर। उस टाइम दिल्ली में 11+3 हुआ करता था सेकेंडरी के बाद। अब तो 12+2 और ये हो गया ना 3 यहाँ पर जी। तो यूपी में 12+2 होता था, यहाँ 11+3 होता था। तो उन्होंने कहा जी एडमिशन तो अगर तुमको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना तो बीकॉम पास में मिलेगा, फर्स्ट ईयर में लेना तो बीकॉम ऑनर्स में मिलेगा, पर 3 साल लगेंगे। तुमने तो 12 साल ऑलरेडी कर रखे हैं, तो बीकॉम पास में। फिर वो प्रिंसिपल ने मेरे को समझाया बेटे अगर तुमने आगे कुछ करना है तो बीकॉम ऑनर्स में लो एडमिशन, ये 1 साल बर्बाद होगा तुम्हारा और कुछ नहीं, जाओगे। तो सब हमने भी किया। वो हमको इंग्लिश नहीं आती थी बिल्कुल भी नहीं, यहाँ इंग्लिश मीडियम हुआ करता था। तो लेक्चरर आते थे, बोल जाते थे, सब हम अजीब से ढंग से रहते थे, क्या कैसे इंग्लिश, हर इंग्लिश में लिखना होगा हर सब। बट है नहीं, हाँ हमने जाके क्या फर्स्ट ईयर जब हुआ, फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ, तो मैं अपने सेक्शन में मैं अकेला बंदा था जिसकी फर्स्ट डिवीजन थी, बाकी नंबर सब उसके 60% से नीचे थे। तो उसके बाद फिर फाइनल किया, वहां भी फर्स्ट डिवीजन आया। उसके बाद मेरे को उन्होंने डीसीएम वाले होते थे ना, पहले डीसीएम कंपनी चलती थी जी। यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास आते थे, उनको वो सीधे मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेते थे। तो उन्होंने मेरे को घर में चिट्ठी भेजी कि आप यहाँ आ जाओ, हैं। तो मैं गया नहीं। मैंने कहा जी मेरे को तो अभी और कुछ करना है, मैं नहीं जाऊंगा। उस टाइम मेरे चाचा जी और सब लोग बहुत बोले कि भाई तुम नौकरी नहीं कर रहे हो, नौकरी इतनी बढ़िया नौकरी मिल रही है, तुमको बुला रहे हैं, तुम जाते नहीं हो। तो मैंने कहा मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने एमकॉम में एडमिशन ले लिया।
ओके। मैंने कहा एमकॉम करके मैं लेक्चरशिप करूंगा और कुछ नहीं, मैं पढ़ाने में मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था। तो जी। पहले दिल्ली, से इंटरेस्ट था आपका? हाँ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैं जो है मेरे को एडमिशन मिला, तो मैं 6-7 महीने वहां पर रहा। 6-7 महीने वहां रह के फिर मैं जो है, फिर मैं, मेरे साथ वाले सारे सारे सीए कर रहे थे। तब वो बोलते थे, शाम को अगर कभी बात होती तो कहते थे हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है यार ये तो बहुत बढ़िया है, मैं तो ऐसे ही रह गया। तो मैंने गलती कर दी यहाँ एडमिशन लेके। ये वो कहता तुम, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का नाम बहुत बड़ा था उस टाइम भी, अब भी है, बट उस टाइम बहुत था, एडमिशन नहीं मिलता था वहां पर। तो उन्होंने कहा तुमको एडमिशन मिलने का तुमको क्या परेशानी, तुम वहां पर ये होता था कि अगर फर्स्ट डिवीजन लाओ तो दूसरे दिन लेक्चरशिप मिल जाती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ओके। तो मैंने कहा फर्स्ट क्लास लाऊंगा, लेक्चर पढ़ूंगा और कुछ वो नहीं करना। पर जब मैं लोगों को देखता था ये सब सीए कर रहे हैं, तो मेरे एक फ्रेंड थे, वो रामनगर के थे, तो उन्होंने, उनके भाई ने मेरे को बोला जी यार तुम क्यों चक्कर में पड़ो, ये हमको कहोगे लोग सीए कर लो तुम। तो मैंने कहा जी मेरे पास न तो पैसे हैं न कुछ है। मैं उस वक्त क्या था, फिर मैं अपने चाचा जी से अलग चले गया था क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई वो मकान उनका था नहीं वहां पर, फिर उनका कुछ और कोई और आ गया था, उन्होंने प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने कहा आप चले जाओ यहाँ से। तो मैं आया, अपने किसी फ्रेंड के साथ रहा मैं फिर। तो उसके बाद फिर भाई पैसे कहाँ से आएंगे, तो मैं शाम को ट्यूशन पढ़ाया करता था शाम को, और सुबह सुबह भी, सुबह ये एक जगह जाता था मॉडल टाउन में ट्यूशन पढ़ने के लिए। सुबह 4-4:30 बजे मैं, मतलब गुलाई बाग में रहता था, वहां से जाता था 4:30 बजे सुबह सुबह। वहां से बस में बैठना 1-1.5 घंटा 1 घंटा लगता था मॉडल टाउन पहुंचने में, मतलब बस की इंतजार करना वो करना। 5-6 बजे मैं वहां पहुंचता था। 6 बजे जो पहुंच के मैं वहां, एक बहुत बड़ा, मतलब कोई सेठ आदमी था, एडवोकेट था, ये ऐसी इनडायरेक्ट टैक्सेस में, सेल टैक्स में प्रैक्टिस, और बहुत पैसे थे उसके पास। तो उसका लड़के को पढ़ाता था बीकॉम, वो पढ़ता उड़ता कुछ नहीं था। इनफैक्ट वो कभी कभी एक दिन वो, मतलब वो एडवोकेट मेरे सामने मतलब ऐसे रोने भी लगा, कहता बेटे तुम कितने बढ़िया हो, तुम्हारे माँ बाप कितने धनी हैं कि तुम अपने आप पढ़ भी रहे हो, लोगों को भी पढ़ा रहे हो, और इतनी मुझे सुबह सुबह इतने आते हो, और हमारा ये देखो इसको जो दे रहे हैं हम, कुछ भी दे, पर ये पढ़ता नहीं है। मैंने कहा हाँ जी ठीक है। तो ऐसे करके फिर मैंने, फिर क्या हुआ, एमकॉम छोड़ दी, फिर मैंने सीए में एडमिशन ले ली। सर इनफैक्ट एक पैसे, सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह से आपने इनिशियली सोचा था मैं लेक्चरशिप करूंगा, और आपने डीसीएम की जॉब छोड़ के फिर एमकॉम स्टार्ट किया, और ये ऑब्जेक्ट के साथ किया कि मैं टीचिंग में जाऊंगा आगे, तो फिर वो क्या मोटिवेशन थी, क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आप फिर सीए प्रोफेशन की तरफ आए? ऐसे होता है जी, ऐसा जीवन जी, क्या होता है, मैं शाम को कभी कभी बात करता था ना अपने साथ वालों से, जो हमारे साथ जो जिनकी फर्स्ट क्लास आई थी, तो उन्होंने सब ने सीए ज्वाइन, तो वो क्या बोलते थे, हम आज उस कंपनी में गए थे ऑडिट करने के लिए ऐसा, तो उनकी खातिरदारी भी होता करती थी, कहता जो वहाँ ऐसा किया हमने किया, तो उस और चीज़ ने आपको ऐसे, अट्रैक्ट किया कि नहीं ये तो इस बहुत तरफ जाना है? बढ़िया। फिर वो कहता है जी हम ये कर, फिर हम और सीए को भी देखते ना, जब उस टाइम तो सीए बहुत कम हुआ करते थे, तो जी सीए को जब वो कर देते थे तो सब लोग प्रैक्टिस करते थे, और प्रैक्टिस भी ठीक, और बड़ी इज्जत होती थी उस टाइम। तो राइट। मैंने कहा यार मैं भी क्यों ना कर लो, तो मैं कर, उन्होंने मेरे को जैसे ही बोला कि तुम कर लो, तो उन्होंने कहा पैसे मैं दे दूं, उन्होंने मेरे फीस के पैसे उन्होंने भरे थे, मेरे फ्रेंड का भाई ने, कहता तुम कर लो, तुम कर जाओगे। तो मैंने किया, मैंने एडमिशन ले लिया, फिर अब सीट ढूंढी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, अब मिल गई। तो ऐसे, तो उस टाइम तो कोई क्लासेस क्लासेस का मतलब ही नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था सर वो। कैसे आप लोग हम मैनेज जो करते थे? 3, आजकल के स्टूडेंट तो पेन ड्राइव क्लासेज हैं और कई कई मीन्स ऑफ स्टडीज हैं आजकल। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का मटेरियल भी नहीं हुआ करता था, मटेरियल इतना गंदा होता था, उसको कोई नहीं पढ़ता था, बस ऐसी किताबें यहाँ से लाओ वहां से लाओ। पर मेहनत करते थे लोग, मतलब उसमें क्या होता है, देखो अगर आपको ये पता नहीं कि मेरे को कुछ कहीं से सपोर्ट नहीं है, तो फिर वो अपने हाथ पैर जरूर मारता था, और हाथ पैर मारेगा तो वो उतने में जो भी करता था ना, वो उसके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ती थी हम लोगों की। हम की अभी तो क्या है ना, सबको मतलब स्पून फीडिंग होती है, तो उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती चीज की। अब हम खुद बैठे कुछ कर नहीं सकते। जी जी। हम, मेरे को याद है इंटरमीडिएट में हमारे पास हायर मैथ्स हुआ करती थी, हमने पढ़ी नहीं थी वो कभी, और हायर मैथ्स उसके साथ स्टैटिक्स हुआ करती थी, तो मैथ्स तो हमको आती नहीं थी, ना पढ़ी कभी, तो अब न पढ़ाते थे कोई। तो हमने कहा कैसे पास हुए इस पेपर में, तो 50 नंबर की स्टैटिक्स आती थी, 50 नंबर की मैथ्स आती थी। हमने कहा भैया ऐसा करो 50 नंबर की स्टैटिक्स को ढंग से कर लो। हमने 50 नंबर की स्टैटिक्स पे ही सारा पेपर पास कर किया, बहुत बड़ा रिस्क। क्यों हाँ। कहाँ से करते हम।
और हायर मैथ्स हुआ करती थी, अब तो उन्होंने खत्म कर दी वो। तो इस तरह से हमने की उसका। तो हुआ क्या, हम इंटरमीडिएट भी हमने कर ली, उसको भी किया। फिर फाइनल में जैसे वो वहाँ फाइनल में, तो फाइनल में उस टाइम 3 ग्रुप हुआ करते थे, 9 पेपर होते थे। तो हमारी मेरी ट्रेनिंग कहीं सितंबर में जाके खत्म हुई, नवंबर 1 तारीख को एग्जाम थे। सितंबर तक तो वो लोग जो है ना हमको कहीं हिलने नहीं देते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कहीं क्लास होती नहीं थी। हमने कहा नवंबर में एग्जाम देंगे, कैसे पास होंगे। आप ये मानो साहब, हम शायद जिस दिन मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई उसके बाद 2 नवंबर को एग्जाम था, मैं कमरे से बाहर नहीं निकला जी 35-40 दिन तक। और हमने पढ़ा जी, हमने क्या हुआ 3 थे तो मैंने कहा मैं 2 ही ग्रुप दूंगा, 6 पेपर दूंगा, 3 बाद में दूंगा। और जब हमने एग्जाम दे के आए तो हमको ये लगा कि भाई, मैं जब गया तो हमने कहा भाई एक पेपर बहुत डायरेक्ट टैक्सेस का पेपर होता था उस टाइम, हमने कहा इसमें तो फेल हो गए, क्यों बाहर लोग बोलते थे ना ये केस, इस केस का आंसर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो अपने आंसर मिलाते थे, मेरे एक भी आंसर नहीं मिले। मैंने कहा बस फेल हो गया इसमें, इसमें पास हो जाऊंगा तो सब में हो जाऊंगा। उसके बाद रिजल्ट आया कि मेरे के उसमें 100 में से 72 नंबर आए उस वाले डायरेक्ट टैक्स पेपर। अब लोग मैंने ये तो जब वहाँ उस टाइम सीए इंस्टीट्यूट में ना बार वो वैसे तो उस टाइम तो ऐसा पे पोस्ट लगता था ना, बोर्ड पे लगाते थे। जी जी जी। तो रिजल्ट हमें देखा, मैंने कहा यार पास, मैंने अभी नंबर देखे तो मैंने कहा इसमें कहाँ से नंबर आए। तो वहाँ लाइन लगी रहती थी, जो वहां तो लाइन इसलिए लगती मेरे नंबर कम आए। मैंने उस एक वहां पर डायरेक्ट टैक्स से कोई फैकल्टी हुआ करती थी, उससे मैंने पूछा मेरे पास मेरे नंबर कहाँ से आ गए इतने, मैं मेरा तो एक आंसर सही तो उसने ऐसा नहीं, तुमने आंसर, तुम्हारे ये सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन थे और हाई कोर्ट तक जो डिसीजन थे वो जो तुम बोल रहे ना वही थे सारे के सारे जी। तो ऐसा नहीं सारे थे, इसका मतलब आपने दिमाग नहीं लगा, आपको आपका आपने जो एप्लीकेशन डेमोस्ट्रेट किया वो उससे इससे नहीं है कि यस और नो का, उसने आपने लॉ का एप्लीकेशन सही किया। इसका मतलब हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट वाला जो बेवकूफ था जिसने ये डिसीजन दिया जो तुम बोल रहे हो। सर आप स्टूडेंट्स के बहुत फेवरेट रहे हैं शुरू से, स्टार्टिंग से ही, और अब भी, क्योंकि आपकी जो बुक है वो तो सब नौकरी करने मैं पढ़ाता तब भी था, मतलब पार्ट टाइम तो मैं बीकॉम तो पढ़ाता था। जब मैं सीए बना उसके बाद मैं सीए वालों को पढ़ाने लगा, तो वो उस टाइम तक शुरू हो गई, थोड़ी कोचिंग शुरू हो गई थी, तो हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। वही एमएमटीसी थी, वहां पर हमने नौकरी करने लगे। उस टाइम एमएमटीसी बहुत बड़ी कंपनी माना जाती थी, लोग कहते थे यार यहाँ नौकरी मिलनी मुश्किल है। तो मैंने वहां इंटरव्यू दिया, सब सेलेक्ट कर दिया। मैं गया ही नहीं वहां, मैंने कहा हम लोगों ने कहा प्रैक्टिस करो, कहाँ नौकरी करते हो। मैं गया नहीं, पर एक दो महीने बाद फिर मेरे को लगा यार जाना चाहिए, लोग बोले कि बढ़िया है वहाँ, तो मैं वहां गया। उन्होंने कहा जी आपका तो ऑफर खत्म हो गया, मतलब आप तो नहीं कर सकते, तुमको लास्ट डेट देते रखे थे। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। वो पता नहीं कहाँ से वो ये कोई जीएम ने सुन लिया पीछे कि ये कोई बंदे को बोल रहा है कि तुम्हारा ऑफर खत्म हो गया। उसने वो बाहर वहां से जीएम फाइनेंस, उसने कहा ये बुला लो, इसको बुला लो जल्दी। तो वो गए, कहता बेटे तुम आ जाओ, आज से आ जाओ, कोई नहीं ऑफर क्योंकि उस टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत कम मिला करते। उनने लोगों को बोला कि भाई ये बंदा अपने आप आया नहीं, अपने आप चले भी जाएगा कुछ दिनों में, तुमको करने की जरूरत नहीं, तो जब आ रहा तो आने दो। जी 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 हमने वहां ज्वाइन कर लिया जी। मेरे को अभी भी याद है, देखो सर क्या है, कभी कभी ये होता ना जब आपकी अपनी जिस बैकग्राउंड के होते हैं, तो वहां पहला बंदा होगा मैं पहाड़ी आदमी जो ऑफिसर कैडर में वहां भर्ती हुआ था, बाकी सब नीचे थे सारे। ओके। अब मैं से में खलबली सी मच गई थी, कौन आ गया बंदा यहाँ पर ना, सीधे उस कैडर में वो असिस्टेंट मैनेजर होते थे फाइनेंस में, तो उन्होंने कहा रावत आया कोई, उसने सब लोग फिर मेरे को जानते थे वहां पर। तो ये एक दिन क्या हुआ, जब मैं पहले दिन वहां जा रहा तो कह रहा था वहां वो मेडिकल फैसिलिटीज मिलते थे, तो मेडिकल का कार्ड बनता था। तो कहता जी आप अपने डिपेंडेंट के नाम लिखो, इसको उस पर साइन कराओ। तो मैंने अपना नाम लिखा, मेरे मदर फादर थे वो बाई चांस वो उस टाइम यहाँ आए हुए थे, वो मैं जहाँ मैं रहता था वहां नहीं, कहीं और जगह रहते थे, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए था ही नहीं, एक कमरे में अपने साथ रहता था। तो मैंने उनका, क्योंकि उनको पढ़े लिखे ने अंगूठा लगाया, भेज दिया। मैंने जैसे जी वो जो एचआर का जनरल मैनेजर था, चीफ जनरल मैनेजर, उसको दिया, वो कहता है ये फ्रॉड है, ये कैसे हो सकता है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके माँ बाप जो है अनपढ़ कैसे हो सकते हैं। ये कहता तुम गलत लगा के लाए ठप्पा किसी का, ये अंगूठा किसका है। उसने मेरे को बुला लिया, कहता जी आपके माँ बाप अनपढ़ है। मैंने कहा है, तो कहते फिर मेरे को देखा नहीं
आप गलत तो नहीं बोल रहे, आप सीए कैसे बन गए? मैंने कहा जी आप बन गए हो तो हम जैसे बन गए, लेकिन इसमें क्या कुछ गलती सही बात है। तो उसे बड़ा सरप्राइज हुआ कि ये अंगूठा कैसे लगा, कि कहता है ये अंगूठा इसने शायद इसके माँ बाप नहीं होंगे ऐसे अंगूठा लगवा के लिया है इस लोगों। सर आप तो स्टूडेंट्स के मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर स्टूडेंट्स के आप रोल मॉडल रहे हैं, और जिस तरह से आप अपनी स्ट्रगल स्टोरी बता रहे हैं कि किस तरह से कमियों और हालातों में भी आपने अपने आप को आज इस लेवल तक इस्टेब्लिश किया, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक, तो स्टूडेंट्स के लिए आप क्या एक मैसेज आज देना चाहेंगे? जिस तरह से आपने कल बताया भी था हमको कि आप स्टूडेंट की हेल्प भी करते हैं, तो एक मैसेज देना चाहते हैं सो दैट कि कोई आदमी ये ना समझे कि मेरे पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, मैं कैसे इतना बड़ा कोर्स कर सकता हूँ? ऐसा जीवन जी, मैं तो यही बोलता हूँ कि जो स्टूडेंट है ना, अगर देखो किसी ने कोई मेहनत कर सकता है तो मेरे को लगता है कि वो जो है, जैसे ये कोर्सेज है हमारे जहाँ इतना पासिंग परसेंटेज बहुत लो होता है, वो जिसका अगर इंटरेस्ट है और वो मेहनत कर सकता है, तो ये ऐसे कोर्सेज है जो कोई ये नहीं देखता कि मतलब ये गरीब है या अमीर है, कुछ नहीं। ये यहाँ इस कोर्सेज में वही सक्सेसफुल होता है जो हार्ड वर्क कर सकता है जी। बट अगर अभी हमारे साथ मेरे पास कोई बंदा कोई भी आप मिल जाए कि हाँ साहब मैं सीए चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं मतलब चाहे कहीं से हो मैं उसको मतलब मैं किसी न किसी तरह से अरेंजमेंट कर सकता हूँ उसका कि ये। बट मेरे को पता है कि ये जो बंदा है जिसके अंदर हार्ड वर्क करने की कोशिश है ना, उसके पास और कोई जरूरत ही नहीं है उसको कुछ करने की, और उसके पास अपॉर्चुनिटी भी अपने आप आएगी, लोग सपोर्ट करने वाले अपने आप आएंगे। आपको ये नहीं, पर लोगों को विश्वास होना चाहिए कर जाएगा जी, तो करेगा, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। और हमारे इधर के लोग जो है काफी मेहनती हुई होते हैं, ऐसी बात, बट ये लगन होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। बिल्कुल सर दूसरा ट्रेनिंग पार्ट को लेके, आपके टाइम पे तो कैलकुलेटर भी नहीं होता था, सुना मैंने। नहीं, जब हम पहले दिन गए थे, मैंने आपको बताया कि हम पहले दिन जब गए वहाँ, तो उसने हमको टेलीफोन डायरेक्टरी दे दी थी इतनी मोटी, और उसमें टेलीफोन के नंबर लिखे थे। उस टाइम जो है 6 डिजिट के नंबर हुआ करते थे, तो कहता सबको टोटल करके लाओ। हमने कहा क्यों बोल रहे हो गए टोटल करके लाओ? तब उसने बताया बेटे आपको टोटल करने पड़ेंगे इसके, आपको एक्सपोर्ट में सारी बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस सबके टोटल आपको हाथ से करने, यहाँ तो कुछ। तो हमने कहा ठीक है। तो हम 7 दिन तक तो टोटल करते रहे और इतना एक्सपर्ट हो गए जी हम टोटल करने में। उसके बाद कैलकुलेटर आ गया था 1 साल बाद, वो ऐसे वाला घुमाने वाला कैलकुलेटर होता था, ऐसे फिर पहले दबाओ फिर घुमाओ। तो हम यूज नहीं करते थे बाद में, हम कहते थे पहले दबाओ फिर घुमाओ, कहाँ इतना लंबा टाइम लेंगे, हम तो वैसे ही कर देते। चाहे वो कितने डिजिट का हो, करोड़ों का हो, खरबों का हो, वो हम हाथ से टोटल करते थे। अभी भी हमको याद है कि हम जो है मतलब अभी भी सब मेरे पास कोई लाए तो मैं जनरली उतना कैलकुलेटर को नहीं देखता, अपने आप ही हम जो है टोटल कर देते हैं। पर लेकिन मेरे साथ अभी जैसे हम अब देखते हैं ना, हमारे पास आर्टिकल्स हैं जी, हम बोलते हैं भाई ये कैसा हुआ, मेरे बहुत को ट्रेनिंग देते हैं ना, ये इसको ऐड कर दे, इतना थोड़ी आता है। तो मैं कहता ऐड करते, तो फिर वो इधर उधर देखेगा ऐसे करके। मैं कहूँगा क्या देख रहा है तुम इधर उधर, तो टोटल कर। वो कहता नहीं सर वो कैलकुलेटर। अरे भैया मैंने कहा दो ये अगर 25 में 35 तेरे को जोड़ना है तो तेरे को कैलकुलेटर की क्या जरूरत है? पर लोग नहीं करते आजकल जो है ना, वो उनके दिमाग में है ही नहीं कि ये ऐसे कर सकते हैं, हम अपने आप कर सकते जी। एप्लीकेशन ऑफ माइंड खत्म हो रहा है लोगों को जी। इतना सॉफ्टवेयर ड्रिवन हो गए हैं कि एप्लीकेशन करना बहुत ही खत्म हो रहा है हर जगह से। तो सर कैसे देखते हैं आप आज की पीढ़ी को और तब की पीढ़ी को? जिस तरह से आज टेक्नोलॉजी है तो कहीं पर उसके पॉजिटिव पार्ट्स भी हैं और कहीं टेक्नोलॉजी के नेगेटिव भी हैं, तो आप कैसे इसको देखते हैं? बिल्कुल देखो ऐसा है कि जो पहले वाले लोग हम थे, हमने उस वक्त बहुत मेहनत की, तो हमको एक बहुत एक्सेसिव हार्ड वर्क करनी पड़ती थी और उसका रिजल्ट उतना नहीं होता था, रिजल्ट कम होता था, बिकॉज वो कैलकुलेशन पार्ट और ये वो चीजें ज्यादा होती थी। जो रिजल्ट जैसे पहले ये था कि जब हम ऑडिट करने जाते थे तो अगर आपकी ट्रायल तो आपके अगर बैलेंस शीट मिल गई तो बस हो गया ऑडिट। तो जो क्वालिटेटिव वर्क था वो नहीं होता था उस वक्त, बट ये है कि आप हर चीज में इन्वॉल्व रहते थे। अब क्या है कि अब सर्टेनली फायदा क्या है, फायदा ये है कि आप क्वालिटेटिव वर्क पर ज्यादा ध्यान देते हो और वो ये वाला जो कंपटीशन पार्ट है रूटीन वाला वो टेक्नोलॉजी देख लेती है। तो टेक्नोलॉजी का फायदा तो जरूर है, बट इससे नुकसान भी है बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना अगर एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी इतनी हो चुकी है कि ना इसी
person has left the application of his mind, or he never applies his mind. He say wherever, you see, I will tell you, one day हमारे पास ऑडिट आते हैं ना, तो कुछ यूएसए के ऑडिट थे, तो वहाँ होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर था, हम यहाँ सब्सिडरी के ऑडिटर थे। तो बाद में उन्होंने कहा जी इसके ये इस चीज को कंसोलिडेट करना है, वहां से उन्होंने एक बैलेंस शीट भेजी, वो बैलेंस शीट टैली नहीं थी। तो मैंने उससे पूछा भाई ये तो टैली नहीं है, कहता देन व्हाट आई विल डू। वो वहां का जो सीपीए है वो बोलता देन व्हाट आई मेड इन एक्सेल एंड इफ इट इज नॉट टेलिंग देन व्हाट आई हैव टू डू। मतलब उसको ये नहीं पता इसको करना कैसे है। फिर उसके बाद कहता एक्सेल ने गलती की। अरे मैंने कहा एक्सेल ने गलती की, गलती तो तुमने की हो, बट डू यू दैट द बैलेंस शीट मस्ट टैली? कहता यस यू शुड टैली, बट इट इज नॉट टेलिंग व्हाट आई कैन डू। सारा ब्लेम टेक्नोलॉजी पे है, टेक्नोलॉजी पे ब्लेम है। नो दे बिकॉज दे डोंट नो कि ये होना कैसा है। मतलब अगर ये मेरे पास एक्सेल नहीं है तो मैं इसको टोटल कैसे करूं, डिवाइड कैसे करूं, वो नहीं जानता। अल्टरनेटिव नहीं है उनके पास, आप खड़े कर देता उसके बाद। अब हमारे पास कोई यार, हम कहे नहीं अच्छा ये टोटल निकलते, छोड़ो ये एक्सेल छोड़ो, हम अपने हाथ से कर लेंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस और एप्लीकेशन ऑफ माइंड था ना पहले वालों का, आप जब भी देखो लोगों से मिलोगे ना, कहा हमारे टाइम पर ऐसा हुआ करता था। पहले हम सोचते थे यार लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, अब हम इस एज में आ गए तो हम भी बोलते हैं कि देखो हमारा एप्लीकेशन ऑफ माइंड इतना था कि हर चीज अपने दिमाग से करते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो दिमाग का यूज बहुत ज्यादा होता था और किसी चीज से आप घबराते नहीं थे जी। आप घबराते हैं कि आप इतना टेक्नोलॉजी में डिपेंडेंस आपकी है कि आप अगर टेक्नोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप कहोगे मैं क्या करूं, उसके बाद में तो that is one of the drawbacks I think that is टेक्नोलॉजी। आप ये जो कोविड का देख रहे हैं, ये कोविड से हम लोग इतने घबरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, शायद ये भी एक रीजन है इसका कि हम इतनी चीजों पर इतनी डिपेंडेंसी हो चुकी है कि हम नेचर से इतने दूर जा चले हैं कि हमको ये बीमारियां आ गई अब ना, और उस बीमारी को हमको कैसे करना है लोग ये भूल गए हैं कि इनका सॉल्यूशन भी नेचर में ही है, बट लेकिन हम सॉल्यूशन कहीं और जगह ढूंढ रहे हैं, हम कहीं और जगह। तो बेसिक ये बहुत बड़ा एक लॉस है, मतलब जो कि हम जितना नेचर से इतना दूर हो गया। अब ये नेचर ही था ना कि भाई आप अपने आप काम करो, सारी चीजें अपने आप करो। अब हम आधे काम तो टेक्नोलॉजी पर छोड़ दिए, 10% काम हम करते हैं। तो अगर वो कभी कुछ लफड़ा हो गया तो कहेगा यार ये पता नहीं क्यों होगा, अब क्या करें। तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो आई थिंक दैट ये जो टेक्नोलॉजी एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा एक इश्यू है। अब ऐसा नहीं, जैसे हम कह रहे हैं जितने अकाउंटिंग फेलियर होते हैं, फ्रॉड हो रहे हैं इंडस्ट्रीज में, आप फाइनेंशियल सेक्टर में देखते हो इतने फ्रॉड हो रहे हैं। ये फ्रॉड क्यों होते हैं? ये फ्रॉड इसलिए होते हैं कि हमारी एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी है। फ्रॉड भी एक यूनिक ढंग से चलता है और हम जो है टेक्नोलॉजी चलाते हैं। टेक्नोलॉजी में तो वही कर रहे होंगे ना जो पहले से हुआ बैठा हुआ है, राइट। जो चीज है नई चीज उसके अंदर नहीं होती, फ्रॉड वाला अपना नई चीज लगाता है। तो यू कैन नॉट ट्रेस द फ्रॉड बाय द टेक्नोलॉजी, यू हैव टू अप्लाई योर प्रोफेशनल स्किल फॉर दैट। तो प्रोफेशनल स्किल और प्रोफेशनल स्किल की कमजोरी हो चुकी है, वो कहते बिना स्किल मैं अपना स्किल टेक्नोलॉजी के साथ ही लगा सकता हूँ। बिल्कुल चैलेंज है नाउअडेज, ओवर डिपेंडेंस है टेक्नोलॉजी। नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जिस हिसाब से प्रोफेशनल्स को भी अभी जीएसटी का सिस्टम आया तो सिस्टम से लोग घबरा गए, सिस्टम आ गया। rather than that I think we should adopt the system and see what हम लोग उसमें क्या और बेटर कर सकते हैं, उसमें भी एवेन्यूज हैं। मैं आपको थोड़ा सा वापस पीछे लेके जाऊंगा सर आपके लाइफ में, और आपने जो बुक लिखी उसकी प्रेरणा क्या थी, और साइमल्टेनियसली एक कॉमर्स बैकग्राउंड के होने के बाद आपने पीएचडी भी किया, तो इसका आपका क्या प्रेरणा रहा और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा स्टूडेंट पीएचडी करना चाहता है तो आपका क्या एडवाइस रहेगा और गाइडेंस रहेगा सर, प्लीज? देखो ऐसा है जी सब, मैं जैसे मैंने आपको बताया ना मैं पढ़ाता तो मैं पहले से था। तो मैं जब सीए करता था बीकॉम वालों को पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था, मतलब घर घर जाके ऐसे। तो उसके बाद सीए बन गए। तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा जब हम सीए बन गए थे 83 में मैंने सीए क्वालिफाई किया। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये कोचिंग कुछ लोगों ने शुरू की थी, बहुत कम करते थे उस टाइम भी, ऐसा नहीं था क्योंकि सीए वाले ही बहुत कम थे। मैं आपको बताऊं जब मैंने सीए की तो उस टाइम टोटल चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया में 27,000 थे। आज की डेट में लगभग 4 लाख के लगभग है, मतलब लगभग अराउंड दैट। तो मतलब 27,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जब हमने किया था सीए उस टाइम।
तो अब उसके बाद जैसे थोड़ा थोड़ा लोगों ने कोचिंग शुरू कर दी, तो मैं उस टाइम कोचिंग करता था, मतलब कोचिंग मैंने सीए को कोचिंग करनी शुरू कर दी, मैं पढ़ाता था, काफी भीड़। तब हमने एक अपना कोचिंग सेंटर भी खोला इधर नॉर्थ दिल्ली एकेडमी के नाम से, यहाँ पे नागिया पार शक्ति नगर। ओके। मेरे साथ एक मिस्टर मित्तल होते थे, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हम दोनों ने खोला, तो हमने वहां पर पढ़ाना शुरू किया सीए वालों को, और वहां पढ़ाते थे। तो जब मैं सीए वालों को पढ़ाता था, तो सीए फाइनल में 2002 में पहली बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए थे जी, तो मैं उनको पढ़ाता था, तो कोई बुक तो होती नहीं थी, बुक भी नहीं होता था, कुछ नहीं करते थे, तो मैं पढ़ के फिर एक नोट्स बनाता था हाथ से नोट्स बना के स्टूडेंट को सर्कुलेट करता था। होता क्या था कि वो इतने पॉपुलर हुए नोट्स की, जिस स्टूडेंट को वो अपने फ्रेंड्स को इतने, वो नोट्स सर्कुलेट होते रहते थे सारे के सारे। और इवन नोट्स में लोग बोलते थे हाँ उनके डीएस रावत के नोट्स है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। फिर मेरे साथ जो मिस्टर मित्तल थे, उन्होंने कहा रावत जी आप ये सारे लोग तो ये नोट्स ही पढ़ते रहते हैं, जिसको जाओ आपके नोट्स फोटो को भी देखता हूँ उनके हाथ में, आप क्यों नहीं किताब लिख देते? ऐसी किताब लिख दो ना, इसके उससे आपको रॉयल्टी भी मिलेगी। मैंने कहा हाँ यार ये तो आइडिया तो बहुत है। तो मैंने साहब लिखी, मतलब बेसिकली मैंने लिखा तो पहले से था सारा का चीज हाथ से। तो मैंने किताब लिखी, बनाई एक किताब जैसी, बिल्कुल मैनुअल हाथ से लिखा हुआ। मैं टैक्स मैन वाले है ना जो पब्लिशर, उनके पास गया, मैंने कहा किताब। पहले तो वो बड़ा असमंजस से, उन्होंने कहा हाथ से लिखी हुई किताब, ये तो मैंने पहली बार देखा। उन्होंने बड़ा सरप्राइज हुआ, उन्होंने हाथ से लिखी। मैंने तो लिखी हुई है भाई हाथ से। कहता है इसमें एक तो पॉइंट उनका सबसे बड़ा, जब आप किसी पब्लिशर के पास जाते हो ना, उनके सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आती है, कहीं कॉपीराइट में किसी को चोरी नहीं कर रखी हो। जी। तो इसमें तो एक तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस हमको ये बिल्कुल जो है हाथ से लिखी हुई, तो ये अपने है, कोई कॉपी तो नहीं कर रखी। तो कहता जी उन्होंने ये बोला कि नहीं ये किताब है मार्केट में। मैंने कोई किताब नहीं है ये मार्केट में। कहता आपने पहली किताब लिखी? मैंने पहले भी नहीं लिखी मैंने किताब। कहता जो उनको रिस्क लगा कि भाई हम छाप देंगे तो पता नहीं बिकेगी किताब, नहीं बिकेगी, क्यों छापे? उन्होंने बोला कि हम अभी देखेंगे आप, हमको तो नहीं लगता सिस्टम ठीक है हम। पर उनके 10 दिन बाद में उनका फोन आ गया मेरे को, कहता जी जो आपने बोला था ना किताब छापने, हम छापेंगे तुम्हारी किताब। मैंने कहा क्यों? कहता जी हमने मार्केट में सर्वे किया, डिमांड बहुत है इस किताब की, तो किताब नहीं है मार्केट में। तो मैंने कहा ठीक है छापी साहब। उन्होंने मेरे को याद है सितंबर 2002 में किताब छापी थी उन्होंने। पहले ये 2500 कॉपियां छापते हैं हर पब्लिशर ने, 2500 कॉपियां, पूरा 2500 कॉपियां छापी साहब। एक हफ्ते के अंदर दोबारा से डिमांड आ गई 2500 कॉपी पे। वो कहता है 2500 पे उन्होंने 10,000 छापी। वो छापते रहे। उन्होंने कहा यार क्या हो रहा है, क्या है मार्केट में? वो मेरे को फोन करे ये किताब है क्या? ये लोग तो ऐसे ले जाते, उड़ गई तो किताब पूरी। तो उसके बाद तब लोग जो है ना, मैं वहां पढ़ाता था एक्चुअली, मैं सीए फाइनल की क्लासेज भी लेता था, पढ़ाता था। तो इस चक्कर में हमने किताब लिखनी शुरू कर दी। उसके बाद वो टैक्समैन वाले मेरे पास बहुत पीछे लगे थे कि ये बंदा कोई किताब लिख रहा है ना, इसमें आपका नाम जोड़ दे, क्योंकि उनको पता है ये पॉपुलर होगा ना, सब लोग जी। दूसरे ऑथर से पकड़ते थे, कहता जी आप नहीं लिख सकते हो, आपके पास टाइम है तो आपका नाम लिख देते हैं इसमें, किताब वो लिख देगा। तो मैंने कहा ऐसा काम नहीं करता मैं अपने आप ही लिखूंगा तब करूंगा। और उससे मैं आपको बताऊं बहुत किताबें बिकती थी सारे ऑल ओवर इंडिया में, किताब हर बंदा पढ़ता था। और मैं कहीं भी उसके बाद मैं कहीं भी जाता था, मैं बहुत सेमिनार में जाता था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के बोर्ड ऑफ स्टडीज के स्टूडेंट को एड्रेस करने के लिए। तो जहां भी जाता था इतनी भीड़ रहती थी उस टाइम, कहते हाँ वो ऑथर आ गया, वो भीड़ वहां रहती थी। कितनी बार वहां के बोर्ड ऑफ स्टडीज के वो डायरेक्टर जाता था ना, तो कहता देखो सर जैसे इन्होंने ये प्रोग्राम हमने दे रखा है ना, अभी तो कोई स्टूडेंट नहीं है, देखो अभी हम अनाउंस करेंगे ना रावत जी का लेक्चर है, तो कहता अभी भर जाएगा हॉल। दिल्ली में जब मैं आता था ना उस टाइम भर जाता था हॉल, और सब लोग आते थे। इवन मेरे से वो अब साइन बोलते ना ये जी उनसे मिला, तो काफी लोग जो, तो ये बोर्ड ऑफ स्टडीज वाले जहाँ भी भीड़ इकट्ठी करनी हो तो मेरे को बुलाते थे, उनको बुलाना, चाहे वो साउथ इंडिया में हो, नॉर्थ इंडिया हो, कहीं भी हो। तो अपने स्टूडेंट में प्रोग्राम तो मेरे को बहुत जाता था मैं उस टाइम। सर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी बुक फेमस है? सभी पढ़ते हैं। और मेरे ख्याल से 35 या 36 एडिशन इसके अभी तक आ चुके हैं। 38 एडिशन आ चुके हैं। 38 राइट। तो अब उसके बाद ये एक्चुअली अब नया सिलेबस आ गया ना, अब उसमें ये IFRS आ गया, जिसको कि हम इंडिया में इंडियस बोलते हैं। उसके लिए किताब लिख दी मैंने, तो वो भी काफी अच्छी चलती है वो उसमें। अब वो फाइनल वाले उसको पढ़ते हैं, और अभी पुराना सिलेबस वाले उसी को पढ़ते हैं। तो इस तरह से फिर मैं बहुत जगह लेक्चर, आपने कहा था ना PhD करने का, तो मैं क्या
और जगह बहुत जगह लेक्चर देने जाता था, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, कहीं सेमिनार में, कहीं। तो स्पेशली मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जब मैं जाता था ना, तो वहां पर सारे जितने भी लेक्चरर होते हैं वो डॉक्टर ही होते हैं, सब डॉक्टर हैं। तो मेरा मेरा इंट्रोडक्शन भी जब वो क्लास में देते थे ना लेक्चर, वहां सेमिनार में, डॉक्टर DS रावत, मैं उनको बोलता वैसा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं CEO हूँ। हर टाइम यही बोलता था, डॉक्टर नहीं मैं CEO। मैंने फिर एक दिन जो है मैं यहाँ पर एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वहाँ पर फरीदाबाद में, बहुत बड़ा था, जहाँ ये सिविल सर्विसेज वालों की वो होती वहाँ पर ट्रेनिंग। हाँ, तो मैं वहां जाता था ट्रेनिंग देने के लिए। तो वहां पर फिर मेरे एक जो वहाँ का जो प्रोफेसर थे, तो वो हमेशा बोलते थे डॉक्टर डॉक्टर। फिर मैं फिर बोलता था यार डॉक्टर नहीं हूँ मैं। फिर वो कहता ऐसा है राव जी, आप ऐसा करो, मेरे अंडर में आप वो कर लो PhD। तो मैंने कहा यार, पर उसके यूनिवर्सिटी कोई और थी। वो PhD में क्या होता है जी, उसमें 4 साल में पढ़ाने के लिए जाना भी पड़ता वहाँ काफी दिनों तक उनके कॉलेज। तो मैंने कहा जी आपको कैसे करोगे? मैंने सोचा मैं करूंगा PhD, क्योंकि ये रोजाना जो मेरे को बोलना पड़ता ना डॉक्टर नहीं हो, तो मैंने कहा अभी डॉक्टर लगाना ही पड़ेगा, उससे मुक्ति मिल जाएगी और डिग्री भी आ जाएगी। ये वाले क्या होता था, डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। CA की ये क्वालिफिकेशन है ना, ये कोई डिग्री नहीं है CA की। जी जी। तो बाद में कुछ यूनिवर्सिटीज ने क्या किया था कि इसको रिकॉग्नाइज कर दिया था इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट फॉर डूइंग द PhD ओनली। बाकी तो उसमें से एक यूनिवर्सिटी भोपाल में भी थी, अब उसको रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी बोलते हैं। जी जी। तो वहाँ हमारा भोपाल में एक्चुअली ऑफिस है, तो मैं वहाँ जाता था। तो मैंने वहाँ उनसे बात की, तो वो कहते थे हमारा टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, और आप कर सकते हो, बिकॉज ये आप हमारी यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज कर रखी है CA की क्वालिफिकेशन अप फॉर मतलब दे आर इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट। तो मैंने वहाँ टेस्ट दिया जी 2012 में। तो 2012 में टेस्ट दिया, फिर पास हुए। तो फिर वो 4 साल लग गए जी, वो फिर वो करते रहते ना, अब ऐसा करो। अब मैं वहाँ पढ़ाने भी जाता था, पर अब देखो ये करो, अब ऐसा गलत है, वो गलत है। तो 4 साल लग गए हमको फाइनली उसको करने में। तो वो कर हमने फिर 2016 में जाके हमारे को वो PhD की डिग्री भी मिल गई। हमने उन थीसिस सबमिट की थी उनको। तो वहाँ जो हमारा जो गाइड थी, एक लेडी थी, वो उसको भी IFRS नहीं पता थे, पर लेकिन गाइड थे तो वो उल्टा सीधा बोलते ऐसा करो, अब ये गलत लिख रखा है, वो गलत है, अब ऐसा पढ़ो, ये करो, वो करो करके। फिर कितनी बार तो मेरे को बड़ा गुस्सा आ जाता, तो मैं कहा यार कहाँ चक्कर में, इसको तो पता तो है नहीं, अब हमारे को बोलने की ये गलत है और वो सही है। पर यार नहीं, हमने कहा भाई अब करना है तो भाई इनकी बात माननी पड़ेगी। तो इस तरह से हमारी वो PhD हो गई एक प्रकार से। उनसे उनको हमने बोला भाई हमने कोई आपकी PhD इसलिए थोड़ी लेनी कि हमको नौकरी करनी है इसको देख के, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ PhD। तो मेरे पास तुम ज्यादा वो मत लगाओ, तुम ये वाला ये करो और वो करो। मैंने जो लिखा मैंने मेरे हिसाब से वो ठीक है, क्योंकि IFRS लोगों को पता ही नहीं थे ना, अभी भी नहीं पता थे कुछ, ये बहुत ज्यादा को लोगों को नहीं पता है। बट तो इंडिया जब से आ गया IFRS की जरूरत नहीं है इंडिया में। इंडिया उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तब क्या एप्लीकेबिलिटी वगैरह पे। ये जो NDS है ना, ये IFRS ही है, मतलब जी IFRS है, हमारे इंडियन IFRS हो गया। मतलब हमने इनमें ना थोड़ा बहुत चेंजेस किया IFRS में, और उनको हमने अपना INDS बोल दिया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला है। अदरवाइज ये IFRS है मोस्टली। मतलब हमारे यहाँ उसमें केवल 10-12 चेंजेस जो हमने इम्पोर्टेंट कर रखे हैं, बाकी इसलिए वो उनको IFRS नहीं बोलते, बाकी NDS ही है। मतलब NDS जो है वो IFRS ही है, तो ये इंडियन IFRS बोल सकते हो आप। राइट सर, राइट। इंडियन सिनेरियो के हिसाब से थोड़ा बहुत कस्टमाइज किया गया है। हाँ, बस कस्टमाइज किया। जो हमारे इंडिया में जो कुछ लॉज हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, वो नहीं चल सकता, जैसे उन्होंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोल रखी है ना IFRS में, तो इंडिया में कहीं कहीं प्रॉब्लम है उसमें, तो वो चेंज कर रखा है। इनफैक्ट मैं जब ये बन रहे थे IFRS ना, तो उसकी कमेटी में मैं भी था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में, जब हमने बनाए थे NDS IFRS। इसका नाम बाद में आया था। तो मेरे को अभी भी याद है कि जो कमेटी बनी हुई थी 8-10 लोगों की, तो उनको भी नहीं पता था IFRS क्या होते। तो पहले मैं उनको उन कमेटी वालों को ही पढ़ाता था जिन्होंने बनाने ना, उनको पहले 2 घंटे लेक्चर देता था कि ये पर्टिकुलर NDS IFRS क्या है, फिर तब उसके ऊपर डिस्कशन होती है कि हमारे यहाँ कैसे लगेगा ये। ओके सर, हम लोग फेसबुक पे भी लाइव हैं, तो एक क्वेश्चन अभिलाष नेगी ने किया है आपसे, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। what method / courses will help us to understand the Ind AS better for good career prospects?
तो ये नेगी जी क्या चाहिए कुछ? चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए तो आजकल वो एनडीएस का सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। अभी सुबह लेक्चर दिए थे मैंने 3 घंटे का ना, कल भी है। तो वो एनडीएस सर्टिफिकेट कोर्स केवल मेंबर्स के लिए है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए है। और कितने 60-70 घंटे पढ़ाते हैं, मतलब 20-22 लेक्चर होते हैं 3-3 घंटे के। और उसके बाद इनका एग्जाम होता है, उसके बाद सर्टिफिकेट, तब उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है कि उन्होंने एनडीएस का कोर्स किया है। अगर वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये एनडीएस का सर्टिफिकेट कोर्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने शुरू किया है, इसकी जो रिकॉग्निशन है, या जो कह सकते हो आप, वो केवल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर है। अगर उनको आईएफआरएस में कोर्स करना है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, वो एक डिप आईएफआरएस का कोर्स होता है, डिप्लोमा आईएफआरएस। वो एसीसीए लंदन है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का है वहां पर लंदन में, एसीसीए बोलते हैं उसको। वो इसको डिप्लोमा इन आईएफआरएस का कोर्स चलाती है, और वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा है वो, मतलब इन आईएफआरएस ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। मैंने बहुतों को बोला तो काफी ने किए। इनफैक्ट मैं उनको भी लेक्चर देता हूँ जो ये आईएफआरएस का सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं। ईवाई वाले कराते हैं यहाँ पर, केपीएमजी वाले कराते हैं, ये ग्रांट थॉर्टन वाले कराते हैं डिप आईएफआरएस का कोर्स, डिप्लोमा इन आईएफआरएस। तो मैं ईवाई वालों के यहाँ लेक्चर देता हूँ इसमें, डिप आईएफआरएस वाले। थैंक यू सर। ईवाई वाले है ना जो। तो अभिलाष जी वो वाला कोर्स कर सकते हैं, पर उसमें सर अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कितनी सिमिलैरिटीज रहती हैं इंडियन आईएफआरएस की और जो डिप्लोमा आईएफआरएस का कर रहा है, बहुत कोरिलेशन है कि कुछ ज्यादा वेरिएशन आता है? जहां तक रिकॉग्निशन की बात है ना, जो डिप्लोमा इन आईएफआरएस डन इफ यू गो थ्रू दिस एसीसीए नो, जो ये वाला वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा है। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, वो रिकॉग्नाइज है, लोग बोलते हैं। अब बट ये जो हमारा एनडीएस का सर्टिफिकेट कोर्स है, ये इंडिया में मतलब रिकॉग्नाइज है एक प्रकार से देखा जाए। कुछ नहीं है, पर क्योंकि इंस्टीट्यूट वाला चलाता है, सर्टिफिकेट देता, तो इसलिए वो रिकॉग्निशन है उसकी। नहीं सर, आजकल तो लोग वैसे भी कोविड के चक्कर में घर में बैठे हैं, तो दोनों कोर्स भी कर लेंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात वो है नहीं उसमें। देखो ये वाला कोर्स सर, वो सर्टिफिकेट कोर्स ना, ये एक जैसे ही है, बिल्कुल एक जैसा है। पहले तो ये जो एनडीएस का कोर्स यहाँ पर होता है, पहले इसका नाम भी आईएफआरएस लिखते थे, वो सर्टिफिकेट इन आईएफआरएस। पर अब ये क्योंकि हमारे एनडीएस आ गए, तो अब नाम आ गया, तो वो एनडीएस बोलना शुरू कर दिया। अदरवाइज ये अगर वो इसको करे या सर्टिफिकेट वाले को करे, दोनों के करने में मेहनत एक जैसी है, और वो बेटर कोर्स है। मतलब उसका एग्जाम भी यहीं पर होता है इंडिया में, एक पेपर कुल होता है 100 नंबर का, तो वो पास करना होता है। उसमें पास कर लोगे तो 50 नंबर ले आओगे तो पास हो जाओगे, सर्टिफिकेट मिल, वो डिप्लोमा मिल जाएगा उसमें। और वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, वो कहीं भी किसी कंट्री में बोलोगे जहाँ मैंने आईएफआरएस का कोर्स किया, तो वो रिकॉग्नाइज करते हैं। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन इकोनॉमी पे है। अभी कोविड-19 की वजह से जो वर्ल्ड वाइड रिसेशन का एक एटमॉस्फेयर बन रहा है और इकोनॉमी डिप्रेशन की तरफ भी जाने का कुछ सुनने में आता है, तो यहाँ पर आपका क्या आपके व्यूज हैं इसमें, और किस तरह से देखते हैं आप इसको ओवरऑल कोविड इम्पैक्ट को? जहाँ तक कोविड का सवाल है ना, कोविड देखो, रिसेशन तो सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में आएगी, बिकॉज अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद होंगी तो रिसेशन आएगा। बट देखो ये डिपेंड करता है कि हर कंट्री उस रिसेशन को इसको कैसे अप्रोच करती है। और अगर जो कोई कंट्री इसको, जैसे लोग बोल रहे हैं कि साहब ये अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जैसे लोग चाइना से शिफ्ट हो रहे हैं, इंडिया में आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, बट इट वुड मोस्ट डिपेंड अपॉन व्हाट द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड हाउ दे अप्रोचेस टू सॉल्व दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अभी तक जहां मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग, अभी तक जो इंडिया ने जो इकोनॉमिक स्टेप लिए हैं, पैकेजेस दिए हैं, और जिसको कोविड-19 को ओवरकम करने के लिए, वो कोई ऐसा वो नहीं है, जो उसमें कोई इंडिकेशन नहीं है कि भाई जो तुम्हारा फ्यूचर में इससे कुछ आपका इंडस्ट्री सरवाइव करेगी। क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट देखो, मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ, इतनी जगह जाता हूँ, कोई द गवर्नमेंट हैज गिवन 8-10 करोड़ का पैकेज दे दिया जी, आपको लोन मिलेंगे। सब बिजनेसमैन बोलते हैं हमको तो लोन की तो जरूरत ही नहीं, लोन किस लिए चाहिए, बिजनेस चलाने, बिजनेस तो बंद है, तो लोन किस लिए चाहिए, तो हमको लोन नहीं जरूरत है। व्हाट दे वांट इज दैट दे वांट अ सपोर्ट
फ्रॉम द गवर्नमेंट कि भाई जो मेरे एम्प्लॉइज हैं इनकी तनख्वाह दे दें, कुछ देर तक भाई ये इतना तनख्वाह दे दें, मेरे इतना बिजली का बिल जा रहा है उसमें कुछ सब्सिडाइज कर दे, तो दैट बाय दैट वे यू द इंडस्ट्री कैन सर्वाइव, मतलब कुछ ये सर्वाइव। और उससे क्या होगा कि आपका जब ये कोविड खत्म होगा तो आपकी जो इंडस्ट्रीज है वो जल्दी रिवाइव हो जाएंगी, बहुत जल्दी रिवाइव। आज मेरे को तो डर इस बात का है कि हमारे यहाँ बहुत चीजें बंद ना हो जाए, उसके बाद चाहे कोविड आने के बाद भी नहीं खोले बुरी हालत। हाँ, तो वो खोलेंगे नहीं उसके बाद, तो दैट इज द समवट द प्रॉब्लम। इंडिया हैज गॉट वो जो हैविंग अपॉर्चुनिटी, ऐसी बात नहीं जैसे वो चाइना के साथ प्रॉब्लम हुई तो सारा डिस्ट्रस्ट हो गया सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो काफी लोगों ने मतलब वहां की इंडस्ट्री शिफ्ट हुई है, ऐसी बात नहीं हो गया। हम कह रहे हैं ना यहाँ आएंगे, वो चली गई जहां तक जाने थे उन्होंने, हम आने का कोई टाइम उन्होंने तो डिसीजन किया था ना उस टाइम, उन्होंने तो वो तो सारे इमीडिएट डिसीजन थे उनके, जैसे जापानीज ने लिखा, उन्होंने कहा हम वहां ले जाएंगे, ये वहां ले जाएंगे। अब जिस कंट्री ने उन्होंने डायरेक्ट बात की उनसे तो वहां चले गए वो। हमने तो अभी पॉलिसी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तब तक तो उन्होंने शिफ्ट कर ली, वियतनाम में चले गए, मलेशिया में चले गए, सारे चले गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि वो आएंगे यहाँ पर, बट मेरे हमने थोड़ा देर कर दी। हाँ, बहुत देर कर दी है। और क्योंकि हमारे यहाँ जो एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो बहुत बड़ा, एक मेरे को लगता है बहुत बड़ा एक जो है वो है, मतलब एक ऑब्स्टिकल बिल्कुल है। और हर जगह कुछ पॉलिसी बनाते रहो ना, पॉलिसी से देखो जब बिजनेस की बात होती है तो अब जो टेबल पर बैठ के बात हो जाती है, हाँ जी आपने ये काम करना है। अगर जिस दिन इंडिया वालों को पता चला ना ये एप्पल वाला वहां से शिफ्ट होने वाला है, ये वाला शिफ्ट होना, आप तो यहाँ का जो मिनिस्टर था वो सीधे वो फोन करता है ना एप्पल वाले को कि भाई साहब आप यहाँ पर आ जाओ और आपको क्या चाहिए बताओ, हम यहाँ हम करते हैं। राइट, बिल्कुल के साथ मैं अभी पॉलिसी बना रहा हूँ, मैं ये देखूंगा, ये देखते रहेंगे, कोई वो नहीं है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा इंडिया ने थोड़ा सा अप्रोच कुछ अलग है, बट एनी हाउ द गवर्नमेंट हैज गॉट इट्स ओन आउटलुक एंड ओन स्टाइल ऑफ। सर ये इंडियन पर्सपेक्टिव था। अब अगर उत्तरांचल पर्सपेक्टिव से देखें और इस इकोनॉमी के एंगल से उत्तरांचल पे स्पेसिफिक बात करें, मेरे ख्याल से जो उत्तरांचल का ना इस टाइम बहुत और ज्यादा और भी चीजें, उसके लिए मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जहां तक देखो उत्तरांचल में अभी तो बहुत बड़ा सोर्स जो रेवेन्यू का एक टूरिज्म है, वो टूरिज्म तो खत्म हो रखा है, तो वो तो चलो कभी ना कभी रिवाइव होगा। बट देख जैसे मैंने आपको बताया ना, देखो ये जो कोविड हुआ है, ये कोविड क्यों हुआ है कि हम बहुत नेचर से बहुत दूर चले गए, और हमारा उत्तराखंड अभी भी नेचर के बहुत पास है। बिल्कुल। तो ये जो नेचर के जो पास है, तो अगर जितने आप पास हो तो उसका सॉल्यूशन उतना जल्दी है वहां, उसका जल्दी है। और हम लोग जो है इस अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास, जो नेचर ने बहुत चीजें जी है, आजकल लोग ना हर टाइम बोल रहे हैं जी काढ़ा पियो, ये करो, ये बूटी खाओ, वो तो सारी चीजें वहां पर होती है, वहां पे होती है, बिल्कुल नहीं है उनको काम रहे और क्या है। तो शायद इस डायरेक्शन में अगर कोई सोचे ना कि साहब मैंने जो वहां पर जितने भी ये इस टाइप के वहां पर चीजें हैं ना, जितने बूटियां हैं ये है, उनको अगर वो आइडेंटिफाई करें और वहां पर इस तरह के इंडस्ट्रीज को लगा सके ना, तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। क्योंकि आपने एक चीज तो इस कोविड में एक चीज थोड़ा सा आपको देखा होगा, जो हमारा ये आयुर्वेदिक को जो कौन सा मंत्रालय बना रखा है उन्होंने, आयुष, क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, मतलब ये को बन गया, और जितना उसको इम्पोर्टेंस मिलेगी ना, देखो हमारे उत्तराखंड में जितनी जड़ी बूटियां हैं वो उसकी डेवलपमेंट और ज्यादा होनी है। तो कोई ना कोई मेरे ख्याल से वो जगह ज्यादा प्रोग्रेस कर सकती है कि जो सबसे ज्यादा नजदीक है नेचर के, और हमारा उत्तराखंड बिल्कुल नेचर के बहुत नजदीक है। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ऐसी बात नहीं। हमारे लोग जितने भी घर गए हुए हैं, गांव गए हुए हैं, अगर वो इस डायरेक्शन में सोचेंगे, बहुत चीजें लगाने उगाने की सोचेंगे वहां पर ना, तो वो यहाँ से ज्यादा बेटर ऑफ रह सकते हैं वहां उत्तरांचल में। जी सर, ये जैसे आप हमारे फोरम से जुड़े हुए हैं, ये हमारा प्रयास है सर कि हम तो अपने लेवल पे सारे प्रोफेशनल्स को इकट्ठा करके कम्युनिटी बिल्डिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं। साथ में साथ आप जैसे सीनियर लोगों का सजेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए कि हम इसको आगे कैसे सोशली भी इवॉल्व कर सकें।
तो आपका क्या फीडबैक है कि ऐसी कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस से क्या एडवांटेज हो सकता है, एक तो प्रोफेशनल्स को, और एक उत्तराखंड एज ए कम्युनिटी को हम क्या हेल्प कर सकते हैं सर हमारे जैसे फोरम से? देखो ऐसा होता है, अगर हम लोग देखो ये एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से, वो हमारे पास एक कॉमन पॉइंट है, जिस कॉमन पॉइंट से हम जुड़ सकते हैं। सारे के सारे लोग उत्तराखंड के हैं तो इस कॉमन पॉइंट से हम जुड़ सकते हैं। और देखो जितने लोग ज्यादा इसमें जुड़ेंगे और इस टाइप के प्रोफेशनल लोग होंगे, तो देखो जहाँ आज की जो पूरा चाहे वर्ड है, देखो जिनके पास एक आवाज है ना, और एक उसमें वजन है जिस आवाज के अंदर, वो तभी होगा जब आपका पास एक कोई संगठन होगा, इस चीज का ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक फोरम होगा, तो उसकी आपकी इम्पोर्टेंस वैसे भी हो जाती है। तो आपको आप जहां तक आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात है, देखो हम लोग साथ में जुड़ेंगे सारे के सारे, तो एक दूसरे के मतलब एडवाइस से, रेफरेंसेस से हम अपना जो है, अपना एक प्रोफेशनल जो हमारा स्किल है उसको और बढ़ा सकते हैं। अपने जो हम प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस है उसके भी और बढ़ा सकते हैं इससे। ये तो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात है कि नो डाउट अगर आप सब लोग एक फोरम पर आएंगे तो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। नोबडी इज गोइंग टू लूज कि इसमें कोई आएगा तो उसको कोई नुकसान होने वाला है, फायदा ही फायदा होगा, नुकसान कुछ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो होगा क्योंकि देखो जैसे मेरे को हमने देखा जी 37 ये 38वां साल है प्रैक्टिस करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंसी के। तो हमने देखा भी, अब पहले हम भी सोचते कुछ जगह तो ये होता है ना भी कॉन्ट्रैक्ट से आपका ये क्लाइंट मिलते ये करते हैं, बट मैंने थोड़ा सा आपको बताऊं कि पिछले 5-7 साल में थोड़ा रेडिकल चेंज देखा इस प्रोफेशन में, कि अब इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वाइज वाला और ये वाला जो है ना वो उतना नहीं है। अब आपकी क्या है कि आपकी कितनी सॉफ्ट स्किल कैसी है, मार्केटिंग टेक्निक्स कैसी है, आप टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करते हो, दैट हैज बिकम वन ऑफ द मेजर पॉइंट टू अट्रैक्ट द क्लाइंट। और क्लाइंट ये नहीं देखता कि मैं उसके रेफरेंस से आया हूँ या वो उसका जानने वाला हूँ, वो जानने वाला हूँ। अब मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं लोग जो है एक तो कैपेबिलिटी पर ध्यान देने लगे हैं, क्योंकि अब कंपटीशन भी ज्यादा हो गया है, और दूसरा टेक्नोलॉजी पर जो लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न तरह से मतलब जो वो आप जो है उन लोगों के साथ भी जुड़ रहे हैं जो जिनको कि आप जानते भी नहीं। तो ये 5-7 साल से एक चेंजेस है। तो हम लोग जो है देखो इतने लोग साथ में बैठेंगे तो कोई ना कोई एक दूसरे का कुछ ना कुछ नॉलेज डेवलपमेंट होगा, कुछ आपका स्किल डेवलपमेंट भी होगा, हम लोगों का आपका वैसे भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगा, और हमको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। और जब आप जैसे उत्तराखंड के लेवल की बात हम करते हैं कि अल्टीमेटली हम लोग सब वहीं से आए, तो कहीं ना कहीं जब कभी भी कुछ होता है तो हमारा मन जो है वहीं घूमता है, जागता है कि हाँ वो लोग कैसे होंगे, यहाँ पर ऐसा हो सकता था। तो अगर हमारा एक फोरम बन जाएगा, हम यूनाइटेड हैं, इतना डिस्कशन करेंगे, कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट जो है ना, वहाँ की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनके अटेंशन में ये बात आएगी कि हमारे जो यहाँ के नेटिव लोग हैं उन्होंने एक फोरम बनाया हुआ है और उसमें हर कैपेबिलिटी के लोग हैं, तो उनसे भी एडवाइस लेनी है। तो वो दे मे स्टार्ट इनिशिएशन देमसेल्फ और वी मे स्टार्ट इनिशिएशन फ्रॉम आवर साइड और सर्विसेज अंडर दैट सम कि भाई हम ये लोग हैं। जब हम उनसे वो कहेंगे भाई इतने लोग हैं, तो सर्टेनली उनका वजन कुछ और होता है। डेफिनेटली बात ये है कि जैसे हम लोग अलग अलग फील्ड के जाएंगे, वो अगर आप कोई अपने इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है, केवल उत्तराखंड के इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो सर्टेनली जो वहाँ का जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं, चाहे वो मिनिस्टर हैं या वो सर्टेनली दे विल बी अट्रैक्टेड एंड दे विल बी इंटरेस्टेड कि हाँ इस फोरम को कुछ कहीं ना कहीं हम अपने साथ जोड़े। तो जीवन जी, शायद एक फेसबुक यूजर ने बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन, भरत जी हैं, भरत भूषण शर्मा जी जो हमारे मेंबर भी हैं फोरम के, सर उन्होंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है सर कि जो ये लोग अभी जा चुके हैं माइग्रेंट, मतलब मैं उनको माइग्रेंट लेबर नहीं कहूंगा, बट हमारे लोग जो वापस उत्तराखंड जा चुके हैं, आप कैसे देखते हैं या क्या सजेशन आप गवर्नमेंट को देखते हैं कि इसको एज एन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाए?
नहीं बिल्कुल गवर्नमेंट, मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो मैं रोजाना अपने घर गांव में बात करता हूँ जी, क्योंकि मेरी मदर वहीं रहती है, तो मैं रोजाना पूछता हूँ, वो आ गए, वो कहते हैं वो भी घर आ गया, वो भी घर आ गया, तो मैं उन लोगों से कभी कभी बात भी करता हूँ। जी तो वो कुछ तो अपने आप भी देखो, ये एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को ना कुछ अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा उनको वहां पर रखने के लिए, और उनके लिए जितना वहां रोजगार है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है वहां पर रोजगार, बिल्कुल जितना वो यहाँ पर खाते कमाते थे उससे उतने से बढ़िया रह सकते हैं, मतलब वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखो, ये तो वहां पर ये जो मनरेगा है ना, मनरेगा ठीक है, अभी उनको एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ वो करे। मनरेगा को उनको क्या करना चाहिए, मनरेगा का जो प्रोग्राम है वो कहते हैं कि यहाँ ये झाड़ियां काट लो, ये काट दो, बेमतलब के मतलब काम उनसे कराते हैं। उनसे बोलो आप अपने खेतों में काम करो, जो इतना पैदावार करेगा उसको इतना रुपए और मिलेंगे। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। मनरेगा वहां लगाओ, ठीक है, तुम बिल्कुल खेत जोतोगे तो तुम्हारा ये इतनी पैदावार होगी, इतने की, तो उसमें हम इतना परसेंट आपको और देंगे। तो जो मनरेगा पैसा आपको देना वो खेती के उसमें डाल दे। तो मैं कह रहा हूँ, देखो साहब, पहले जब हम लोग वहां पर सिंचाई के खेत में है, लोग वहां अदरक उगाते थे, हल्दी उगाते थे, मिर्चें उगा रहे हैं, ये इतने कॉमर्शियल क्रॉप भी बहुत थी वहां पर। तो बिल्कुल वो करके वो उतने में वहां पर इतने में उगाने में वो वहां पर लग सकते हैं, लोग अभी कर भी रहे हैं। एक दो लड़के तो मैंने कल बात की, तो वो तो शुरू हो गया इसी में, उसने जी बैल खरीद ले, कहता मैं अदरक लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कहता जितना मैं वहां पर मेरी को तनख्वाह मिलती थी, वो किसी जी फैक्ट्री में काम करता था यहाँ पर, कहता जी जी पैसा वो इतना तो मेरे को अभी यहाँ मिल जाएगा, मेरे को क्या करना वहां जाके, और यहाँ पर बढ़िया अपना खाना पीना है, स्वच्छ पानी है, सब कुछ है। मेरे को वहां धक्के खाने पड़ते थे, कभी किसी के यहाँ रहता था, कभी यहाँ रहता था। तो ऐसा नहीं था, वहां पर अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगर एक पर ये जो ये इन्होंने सिस्टम बना रखा है ना गवर्नमेंट का, ये गलत जो मनरेगा बनाए, वहां उन लोगों को निकम्मा बना दे मनरेगा ने। एक्चुअली। किलो चावल बांट के, इसके बांट के जितने दिन के, तो लोग तो वहां देखो जो वहां आधे से ज्यादा लोग तो बिल्कुल सुबह शाम से शराब पीते रहते हैं इस चक्कर में, क्योंकि उनके ये एक महीने का मनरेगा में से तो उनके सारे साल भर के चावल और वो आ जाते हैं। ठीक है, आप उनको दो हेल्प करने, तो मैं ये करूँ कि उनको ये बोलो कि भाई आप अपने खेत जोतो, और टारगेट तुमको देखो। इतने खेत जोतने के इतने पैसे मिलेंगे, जी तुम यहाँ उठाओ, तुमको पैसे मिलेंगे ना मनरेगा के, तो मनरेगा वहां लगाओ, और वहां पर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, जो बाकी बाकी वो ऐसे बेकार के काम वहां करते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, केवल कि हाँ दिन के 100 दिन पूरे करने। तो दैट इज आई थिंक, एंड वहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है जी। ये जो और भी मतलब जैसे जैसे दवाइयां हैं वहां पर, या तुम्हारे कितने वहां पर जंगली फल होते हैं, वो उनको उनकी फूड प्रोसेसिंग का भी काम हो सकता है, जो वहां से जो जंगली फल तोड़ ताड़ के उनकी प्रोसेसिंग करें, वहां गिरते रहते हैं, सब बेकार हो जाते हैं कितने, हमने देखे गाँव में कुछ नहीं, उनको कोई खाता भी नहीं है, कुछ करता है। और जबकि उनकी प्रोसेसिंग, यहाँ जो फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है वो इतना रुपए खर्च कर रहा है उसमें। तो ये काम हो सकते हैं ना, ऐसा नहीं वहां पर जितने लोग हैं, मेरे को लगता नहीं उनको वहां पर रोजगार नहीं है, उनके लिए पूरा रोजगार है वहां पर अपने खेतों में, बट थोड़ा गवर्नमेंट को पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। जी। एक एडिशनल कुछ पॉलिसीज नहीं अभी जैसे यूपी गवर्नमेंट ने किया है सर, आई थिंक उनका एक माइग्रेंट लेबर्स का उन्होंने एक पैनल बना दिया है, जहाँ पे अगर किसी को माइग्रेंट लेबर, क्योंकि वहाँ माइग्रेंट लेबर ज्यादा है, हम लोग अपने एरिया में माइग्रेंट लेबर्स का कैसा कोई ना क्लासिफिकेशन है ना कोई मानता है माइग्रेंट लेबर, हम लोग तो अपॉर्चुनिटीज के अभाव में कहीं और जाके काम कर रहे हैं, मेरा अपना ये मानना है। तो शायद ऐसा कोई फोरम बनाया जा सके गवर्नमेंट की तरफ से जो उनकी स्किल्स के हिसाब से उनको लिस्ट करे, और या फिर जैसे आप मनरेगा में बोल रहे हैं एग्रीकल्चर को मनरेगा में इंक्लूड किया जाए। एक्चुअली ये बहुत नोबल आइडिया है जो अभी तक कहीं पे इंक्लूडेड नहीं है मनरेगा में। या तो रोड कंस्ट्रक्शन है या कोई किसी डैम का कंस्ट्रक्ट मतलब कैनाल कंस्ट्रक्शन या ऐसा कंस्ट्रक्शन है, पर इरिगेशन आई थिंक सॉरी एग्रीकल्चर मनरेगा में नहीं कवर्ड है। तो बहुत ही नोबल आइडिया है सर आपकी तरफ से। और उनको बोला अपने खेत जो तो कमाओ, तुम अपने आप ही कमाओ, अनाज तुम्हारा, पर हम इतने और देंगे आपको, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो बेच लो। मोटिवेट आदमी मोटिवेट भी होगा। बिल्कुल, और वहां सारा देखो, वहां सारा बंजर पड़ा हुआ है जो बिल्कुल बंजर हो गया, बिल्कुल सर। इतना लैंड है, ये सब उसका यूज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से एक आखिरी क्वेश्चन और है जो मैं रखना चाहूँगा सर। आप यूथ को, जितने भी उत्तराखंड के प्रोफेशनल यूथ्स हैं, उनको आज आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? एक फेसबुक यूजर ने पूछा भी है कि 12th के बाद का क्या बेटर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए या करियर स्ट्रीम होना चाहिए कॉमर्स के बाद, कॉमर्स की स्ट्रीम में सॉरी।
तो उसी से रिलेटेड अगर आप अपने व्यूज रख पाए उत्तराखंड के यूथ के लिए सर, उत्तराखंड यूथ एज एन यूथ इन जनरल आल्सो, बिकॉज दे आर हाईली मोटिवेटेड बाय यू सर। देखो साहब, ऐसा है कि जो जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए तो ये जो कोर्सेज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, चाहे ICMA के कोर्सेज हैं, कंपनी सेक्रेटरी के हैं, MBAs है, IIM से और कोई अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, ये कोर्सेज कॉमर्स वालों को सूट करते हैं। और ऐसा नहीं, मैं कहता हूँ कि हमारे इधर वाले जो, क्योंकि जैसे CA है, ICMA है, कंपनी सेक्रेटरी है, मेहनत ज्यादा मानते हैं, और मेरे को नहीं लगता कि हम लोगों में कोई मेहनत करने की कहीं कमी है, पर डिटर्मिनेशन हो तो ये बहुत बढ़िया। और अभी भी देखो, इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज है, आज ठीक है, आज कुछ कोविड के कारण कुछ ब्रेक लगे हुए हैं, पर अल्टीमेटली इंडिया ने डेवलप होना है। और अभी डेवलपमेंट कितना होगा, अभी तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। जितने पोटेंशियल डेवलपमेंट होगा उतना, जितने कॉमर्शियल कोर्सेज है, इनकी डिमांड बढ़ेगी। हम लोग जब थे उस टाइम, मैं बता रहा हूँ कि 27,000 थे, तो हम ये सोचते थे यार बढ़ जाएंगे तो क्या करेंगे। आज 4-4.5 लाख हो गए चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर भी अभी चल ही रहे, अभी उनकी डिमांड है। तो ऐसा नहीं कि इनकी बहुत, इंडिया अभी भी क्या है, ये डेवलपिंग कंट्रीज है। अगर ये डेवलप्ड कंट्रीज होते तो हम कहते साथ थोड़ा सा इनका स्टैग्नेशन हो सकता था, पर अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो लोग इनको कर सकते हैं वो बहुत बढ़िया है। उसमें जो लोग, हमारा जो फोरम है, अगर इसमें कोई उनकी मदद कर सकता हो तो सबसे बढ़िया बात है। और वो शायद हम लोग इसमें, अगर जब आप बना इस फोरम में इस चीज को जरूर इंक्लूड करेंगे कि उन लोगों को हम किसी भी तरह से, चाहे फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे एकेडमिक हेल्प हो, हर हेल्प करने को हम उनके राजी हैं। और इसके हो जाएगा। जो लोग हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग, आप बिल्कुल यंग लोग हैं, कर सकते हैं सर, बिल्कुल सर। तो अगर आप अपने हार्ड वर्क से चलते रहोगे, और जो दुनिया में एक टेक्नोलॉजी जिस तरह से चल रही है उसके हिसाब से चलते रहोगे, तो मैंने आपको बताया कि बहुत अपॉर्चुनिटीज अभी भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि पहले एक बहुत बड़ा चलता था हमारे प्रोफेशन में, ये प्रोफेशन ही पूरा रेफरेंस का था, बिना रेफरेंस के कोई क्लाइंट नहीं आता था। मेरे को, मैं अभी तक भी याद है मेरे को 2000 तक और 2010-15 तक ये हालत है। पर मैंने लास्ट 5-6 सालों में देख रहा हूँ कि अब हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं ना, वो उतने किसी के रेफरेंस से नहीं आते, कहीं ना कहीं किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहाँ ऐड करके, वहाँ करके वो कनेक्शन बनता है इनसे से, और वो फिर वो हमको बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, अब वो वाली बात नहीं रहेगी कि हमारे बहुत ज्यादा रेफरेंसेस नहीं, हम इस बैकग्राउंड के हैं, उस बैकग्राउंड। आई थिंक दैट ये टेक्नोलॉजी ने काफी हम लोगों को हेल्प किया है इस मामले में। और अब हम लोग प्रैक्टिस में भी, क्योंकि देखो प्रैक्टिस, कोई भी काम करो जी, अगर आप मेहनत से करो और आपके अंदर प्रोफेशनल स्किल है, तो मेरे को नहीं लगता कि कभी भी ये हो जाए कि आप उसमें सक्सेसफुल ना हो। बट ये अलग अलग बात है कि लोग अपने सक्सेस की क्या उनकी डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, वो अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल सर। हाँ, कुछ लोगों का ये रहता है कि कितने पैसे कमाता है, अगर वो उसकी डेफिनेशन, तो हो सकता है कि वो कुछ और हो। कोई, मैंने कितनों लोगों को भला किया, कितनों को अपने प्रोफेशनल स्किल से सही एडवाइस दिया, वो एक अलग, वो अगर वो सक्सेस का मापदंड है तो वो भी है, उसमें हो सकता है उसको, आपको वो पैसे ना हो, क्योंकि पैसा कभी प्रोफेशन से नहीं आता जी। प्रोफेशन तो ये एक सर्विस है, अच्छा काम करना आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये गवर्नमेंट ने एक्ट के अंदर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई है, लॉ बना हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। जी 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 जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करने का काम है ना, बल्कि पैसा तो उसका एक बाय प्रोडक्ट है, वो आए तो। बट पहला मेन काम तो वही है कि आपने अपने जो है प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करनी। जी सर। सर हम लोग हम चाह ही नहीं रहे सर आपको जाने दें और आपसे सीखते रहें, कुछ ना कुछ सुनते रहें। एक मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे भी किसी यूजर ने दिया है सर, मैं चाहूंगा अगर आप उसको आंसर कर पाए, बहुत लंबा रहेगा हालांकि वो कह रहे हैं कि क्या कंपैरिजन है कि मैं दिल्ली में, वो नोएडा पुणे साइड में है, तो उनका ये पूछना है कि उत्तराखंड में प्रैक्टिस का एरिया अच्छा है या बाकी जगह। उन्होंने अभी फ्रेशली क्वालिफाइड किया है सीए और पुणे साइड में प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनका ये पूछना है उत्तराखंड में क्या रहेगा अपॉर्चुनिटी प्रैक्टिस करने की, या जहां वो हैं वहीं पे प्रैक्टिस करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढे। देखो ऐसा होता है जी,
प्रैक्टिस करने की ज्यादा अपॉर्चुनिटी है सर्टेनली। जो देखो जहाँ पर बड़े शहर हैं उनमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये कॉमर्शियल चीज है। तो कॉमर्शियल तो जहाँ कॉमर्स ज्यादा होगा तो वहां पर ज्यादा मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं। बिल्कुल तो ये है नहीं, बट ऐसा नहीं है कि देखो आप जैसे आप अपने उत्तराखंड में वहां पर कहीं कोई किसी के साथ टाई अप कर दीजिए, वहां भी अब बहुत लोग प्रोफेशनल हैं। तो ये ब्रांच जैसा हम लोगों ने भी किया, भले हमारे पास बहुत काम नहीं है देहरादून में, पर हमने देहरादून में ब्रांच रखी हुई है, तो कम से कम 15-20 साल हो गए। तो कभी कभी काम मिलता है हमारे को वहां से, तो हम जाते हैं, एक थोड़ा सा उस टाइम लगता है हाँ जी हम यहाँ पर कुछ काम करते हैं। तो ऐसा नहीं, अपॉर्चुनिटी तो वहां पर भी है, बट आप अगर देखो जहां तक प्रोफेशनल उसकी बात है, वो तो उसको जहां पर कॉमर्शियल सेंटर ज्यादा होंगे वहीं पर उसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल सर। और एक करियर काउंसलिंग की भी वहाँ पर जरूरत होती है कई बार, जो रिमोट एरियाज से बच्चे होते हैं तो उनको करियर काउंसलिंग की। तो हमारे फोरम ने भी ये डिसाइड किया है कि आने वाले कुछ समय में हम लोग प्लान कर रहे हैं वहाँ पर एक कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए करियर काउंसलिंग का हम लोग एक कॉलेजेस में स्कूल में ये करने की सोच रहे हैं, इसको प्लान कर रहे हैं सर हम। एक प्रॉपर गाइडेंस भी बहुत जरूरी है सर, कि किसी स्टूडेंट को जो एक कोर्सेज को करना चाहता है, कि एक तो डर है कि कोर्सेज बहुत डिफिकल्ट हैं, दूसरा डर ये है कि बहुत महंगे हैं। तो ये दो डर अगर हम लोग अपने इस फोरम के थ्रू लोगों के मन से निकाल सकें तो हमारे पहले एक्चुअली देखो इतना जरूर है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। जहाँ तक महंगा उतना नहीं है, बट अब महंगा बन गए ना लोगों के, वो क्लासेस ले लेके ये करके वो जी। अदरवाइज सबसे पहले जो है हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट था यही बोलता था कि हम देखो इतने रुपए में सीए बना देते हैं, और वहाँ वो डॉक्टर बनाते इतने लाखों रुपए में। जी 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 जी। थोड़ा प्रोस्पेक्ट चेंज हो गया है, बट कोचिंग की वजह से हो गया है। उनके लिए तो देखो इतने मतलब कम पैसे में भी जो है काम मतलब हो जाता है इसमें, अगर ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता, पर अगर उसके अंदर लगना ठीक है। बाकी तो जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के हिसाब से चलोगे, पैसे भी खर्च होंगे तो कोई बात नहीं, वो उसकी भी अपॉर्चुनिटी है, वो भी कहीं ना कहीं से आप रीच कर सकते हो। नहीं सर, ये आपका कहना बिल्कुल सही है सर। हम लोग एक्चुअली इस फोरम को बनाने के कुछ ऐसे सोशल कॉजेज भी हैं, जैसे हम ऐसे स्टूडेंट्स को जो एक या तो हो सकता है किसी टेस्ट के थ्रू स्क्रीन कर लें कि हाँ इनमें एबिलिटी है ये प्रोफेशनल कोर्सेज करने की, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस हम लोग कर सकें, एक ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम जितने हम लोग हैं इतने कॉम्पिटेंट हैं, आप तो सर खैर पढ़ा ही नहीं इतने सालों से, बाकी हमारे फोरम पे और भी बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, तो हम एक पैनल बना के फ्री कोचिंग भी या फ्री क्लासेस उनको दे सकते हैं। ऐसा भी हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव है करने का। तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर, आप जैसे लोगों का साथ चाहिए, गाइडेंस चाहिए और सपोर्ट चाहिए सर। नहीं बिल्कुल, हम साथ में सब, जहाँ तक स्टूडेंट की बात हो, किसी के करियर की बात है जी, तो आई विल बी वेरी मच हैप्पी कि हमारे कुछ एडवाइस से या कुछ करने से किसी का आगे वो अचीवमेंट हो जाता है, कुछ वो अचीव कर लेता है, तो दैट विल बी द बिगेस्ट हैप्पीनेस टू एनीबॉडी। We are really obliged to you sir that you have joined us forum and given us time for this interview. बहुत सारे मैसेज आए हैं जहां लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत मोटिवेशनल आपका पूरा वो रहा, लोगों ने आपको देखा होगा सेमिनार वेबिनार्स में, पर ऐसे इतना कैंडिड कॉन्वर्सेशंस में शायद ही पहली बार देखा होगा, और हम फॉर्चुनेट हैं कि आप हमारे फोरम पे आए और आपने इंटरव्यू दिया। मैं जीवन जी से रिक्वेस्ट करूंगा एक वोट ऑफ थैंक्स के साथ में अगर हम इसको खत्म कर सके तो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस तरह से हम लोगों का लास्ट में अगर सर कुछ कहना चाहते हैं तो सर को भी सुन लेते हैं, फिर खत्म कर लेंगे। You have connected me with so many people, and I will have a more opportunity to connect with other people also. साथ मिलके करेंगे सर। By somewhere the thing which you was liking and which were on my heart, that I will connect with my people, and can, if somebody can benefit from us or I can render some services, that will be better. I will be more fortunate. I will feel that I am most fortunate if I can be a help to somebody else. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time, sir. We look forward to meeting you physically very soon, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Viewers also. Thank you to the viewers जो लोग जुड़े रहे. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.